आईईएक्स की फंडामेंटल एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको 2 मिनट की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राज्य में एक राजा था और उसका एक खास वजीर था जिसका नाम गब्बर था। इन दोनों की पिछले कई सालों से बहुत अच्छी बन रही थी और ये गब्बर राज्य के सभी व्यापारियों से टैक्स कलेक्ट करता था। धीमे धीमे गब्बर बहुत शक्तिशाली और घमंडी हो गया। गब्बर अब अपने मर्जी से जितना मन करे उतना टैक्स वसूलता था और इतना शक्तिशाली था कि अब राजा भी उससे डरने लगा। राजा एक नेक दिल इंसान था। उसने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रजा पे अत्याचार बढ़ेगा और एक दिन मेरी गद्दी ही ये गब्बर ले जाएगा। तो अब राजा ने 3 साल की कड़ी मेहनत की और एक नए वजीर को लाया जिसका नाम जय वीरू था। जय वीरू को राजा के खास मंत्रिमंडल का साथ भी था और इससे प्रजा में एक खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने अब टैक्स नए जय वीरू को देना शुरू कर दिया। इसके कारण गब्बर की कमाई कम हो गई और बहुत सारे उसके साथी छोड़ के चले गए। इसको देखते हुए गब्बर ने अपने ग्रुप में और गुंडों को शामिल करने का फैसला किया। आपको क्या लगता है, गब्बर एंड में जय वीरू को हरा पाएगा या फिर आगे चल के दोनों एक साथ खुशी खुशी टैक्स कलेक्ट करेंगे? इस कहानी में राजा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन मतलब CERC है, गब्बर अपना इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है और जय वीरू हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज है, जिसको CERC ने 3 साल की मेहनत के बाद IEX की मोनोपोली खत्म करने के लिए लॉन्च किया जून 2022 में। हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज को PTC इंडिया, BSE और ICICI जैसे रेप्यूटेड कंपनीज बैक कर रही हैं और IEX का कंपटीशन मार्केट में आने की वजह से IEX का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा फॉल हुआ है और इसमें आग में घी डाला है फॉलिंग रेवेन्यूज और FIIs के एग्जिट ने। वेलकम टू फिनटेस्टिक, मैं हूं आश्रय अग्रवाल और आज हम IEX की कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में समझेंगे कंपनी के बिजनेस, इंडस्ट्री, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फ्यूचर आउटलुक और देखेंगे कंपनी के कुछ मेजर इश्यूज। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सब कुछ जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। IEX एक क्लासिक मोनोपोली कंपनी है और इंडिया में FY22 तक सिर्फ 2 ही पावर एक्सचेंजेस थे, IEX और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। जून 2022 में हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज कमेंस हुआ। IEX इंडिया का फर्स्ट और लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज है और नेशन वाइड इलेक्ट्रिसिटी की फिजिकल डिलीवरी की ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। IEX के पास 7300 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को बाय और सेल करते हैं। 29 स्टेट्स और 5 UTs में प्रेजेंस है। कंपनी नेपाल और भूटान को भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है और जल्दी ही बांग्लादेश भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। 4600 से ज्यादा इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। 1800 से ज्यादा RE जनरेटर्स हैं, 600 से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स हैं, 55 से ज्यादा डिस्कॉम्स इन्वॉल्व हैं और 150 से ज्यादा एनर्जी सर्टिफिकेट्स की एंटिटीज हैं। कंपनी 2008 से 33% के CAGR का ग्रोथ दिया है इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम में। FY22 में IEX का मार्केट डोमिनेंस 94.2% था, जिसमें डे अहेड मार्केट DAM, टर्म अहेड मार्केट TAM और रियल टाइम मार्केट RTM और ग्रीन मार्केट आता है। मई 2022 में IEX ने गैस एक्सचेंज भी स्टार्ट किया जो अगेन इंडिया का ओनली गैस एक्सचेंज है। चलिए अब इंडिया के एनर्जी मार्केट को समझते हैं। तो इंडिया में करेंटली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 408 गीगावाट की है जो एक्सपेक्टेड है 2030 तक 817 गीगावाट को क्रॉस करेगा। करेंटली 236 गीगावाट थर्मल एनर्जी से आता है, 7 गीगावाट न्यूक्लियर से, 47 गीगावाट हाइड्रो एनर्जी से और 118 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से। इसमें से 99 गीगावाट सेंट्रल ओन करता है, वहीं 105 गीगावाट की एनर्जी स्टेट ओन करता है और प्राइवेट 204 गीगावाट्स ओन करते हैं। इंडिया का टारगेट है 2030 तक 50% एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड हो। चलिए अब इंडिया में पावर एक्सचेंजेस की ट्रेडिंग को समझते हैं। तो बेसिकली ये सारी ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है और 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो कि 88% ऑफ टोटल पावर को केटर करता है, वहीं शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स सिर्फ 12% पावर जनरेशन को केटर करते हैं। इंडिया की करेंटली टोटल पावर जनरेशन 1320 बिलियन यूनिट्स है, जिसमें से पावर एक्सचेंजेस सिर्फ 11 डेज तक के कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 7.7% है टोटल पावर जनरेशन का। बाकी का पूरा कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट खुद से हैंडल करती है। जून 2022 में CERC ने टर्म अहेड कॉन्ट्रैक्ट्स भी एक्सचेंजेस के लिए ओपन किया है, जिसमें अब एक्सचेंजेस 3 महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और धीमे धीमे ये ड्यूरेशन फ्यूचर में इंक्रीज हो सकती है, जिससे पावर एक्सचेंजेस की वॉल्यूम में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। चलिए अब इंडिया के पावर मार्केट को वर्ल्ड के पावर मार्केट से कंपेयर करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, पावर एक्सचेंजेस इंडिया में सिर्फ 7.7% टोटल पावर का ट्रेड कर सकते हैं, वहीं फ्रांस में ये नंबर 15% पे है,
बेल्जियम में 23% पे, स्विट्जरलैंड पे 34, नीदरलैंड्स 39, यूके में 47%, जर्मनी में 49 और नॉर्ड पूल जो कि एक मेजर एक्सचेंज है यूरोप का, वहां पे 91% तक है। तो क्लियरली इंडिया में एक बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है पावर एक्सचेंजेस के लिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट्स की ड्यूरेशन बढ़ा दी जाए तो। चलिए अब आईईएक्स की फॉलोइंग मार्केट शेयर को समझते हैं। तो FY22 में डीएएम कॉन्ट्रैक्ट्स का मार्केट शेयर कंपनी के पास 99.9% पे था, वहीं आरटीएम का 100%, टैम कॉन्ट्रैक्ट्स का 55.7%, ग्रीन एनर्जी मार्केट का 77.5% और टोटल में 94.2% का मार्केट शेयर था आईईएक्स का। लेकिन डैम मार्केट का H1 FY23 में ये फॉल होके 99.2% हो गया। आरटीएम का सेम लेवल पे है 100%, टैम मार्केट का भी बहुत ज्यादा फॉल हुआ है और ये 45.9% पे करेंटली स्टैंड करता है। ग्रीन मार्केट में आईईएक्स ने थोड़ा सा शेयर गेन किया है। ओवरऑल अगर देखें तो फर्स्ट हाफ FY23 में 86.4% का मार्केट शेयर है। ये एक बहुत बड़ा फॉल है 94.2% से 86.4% पे सिर्फ 2 क्वार्टर्स में। चलिए अब आईईएक्स की फ्यूचर आउटलुक के बारे में समझते हैं और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट से। तो आईईएक्स रिन्यूएबल एनर्जी में डेलॉयट और एसईसीआई के साथ बहुत सारी स्टडीज कर रही है, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी एनहांस करने में हेल्प मिलेगी और इवेंचुअली ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो पाएंगी। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेडिंग पे भी कंपनी काम कर रही है और एस्टिमेटेड है कि 2050 तक ग्रीन हाइड्रोजन की डिमांड 5 टाइम्स से ज्यादा इंक्रीज हो सकती है और इंडिया ने 5 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है 2030 तक। कार्बन मार्केट्स में भी कंपनी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत एग्रेसिवली कार्बन मार्केट पे काम कर रहे हैं और हो सकता है नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में आईईएक्स एक कार्बन एक्सचेंज को भी लॉन्च करे। बेसिकली कार्बन ट्रेडिंग सिंपल वर्ड्स में कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रेडिंग है। एग्जाम्पल के लिए 2 कंपनीज हैं, अल्फा और बीटा। अब अगर ईयर एंड तक अल्फा अपने कोटा से कम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है तो रिमेनिंग बैलेंस वो बीटा को सेल कर सकता है, जो अपना CO2 का कोटा ऑलमोस्ट एक्सीड कर चुका है। इसको और सिंपल एग्जाम्पल में अगर समझें तो अगर आप अपनी एक्स्ट्रा लीव्स अपने कलीग को सेल कर दें, कमाल है ना, आजकल क्या क्या ट्रेड होने लगा है। तीसरा पॉइंट है कोल एक्सचेंजेस। आईईएक्स कोल एक्सचेंज लॉन्च करने पे भी काम कर रही है, जो ऑब्वियसली कोल ट्रेडिंग पे बेस्ड होगा। चलिए अब इंडियन गैस एक्सचेंज के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी, एज पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इंडिया में आज भी 66 करोड़ लोग फुली मॉडर्न और क्लीन कुकिंग फ्यूल्स को यूज नहीं करते। लगभग हर दूसरा इंडियन आज भी एलपीजी या सीएनजी फुली यूज नहीं करता और ये बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है नेक्स्ट 6 ईयर्स में 90% ऑफ पॉपुलेशन फुली एलपीजी या मॉडर्न फ्यूल पे शिफ्ट हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने ढेरों पॉलिसी और स्कीम्स भी लॉन्च की हैं। आईजीएक्स मई 2022 में लॉन्च हुआ था, जिसको अभी सिर्फ कुछ महीने ही हुए हैं और कंपनी ने 501% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है। टोटल 453 ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए हैं, 31 मेंबर्स हैं और 90 से ज्यादा एक्टिव क्लाइंट्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस पार्टनर्स की अगर बात करें तो गेल, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, टोरेंट गैस और अदानी गैस जैसे आईजीएक्स पे ट्रेड करते हैं। चलिए कुछ स्टैंड अलोन रेशियोज पे डिस्कस करते हैं। कंपनी 1.49% का डिविडेंड देती है, जो कि एक बहुत अच्छा डिविडेंड है। उसके लिए कंपनी अर्निंग्स में से लगभग 59% अर्निंग्स खर्च कर देती हैं। सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें तो पिछले 10 सालों में 22% के CAGR से ग्रो हुआ है, वहीं 5 ईयर्स पे 16%, 3 ईयर्स पे 19% और लास्ट 12 महीने में सिर्फ 10% से ग्रो हुआ है। क्लियरली यहाँ पे एक फॉल देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो लास्ट 10 ईयर्स में 24% के CAGR से प्रॉफिट ग्रो हुआ है, वहीं 5 ईयर्स पे 24%, 3 ईयर्स पे भी 24% और लास्ट 12 महीने में प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हुई है 13% के CAGR से। स्टॉक प्राइस की अगर ग्रोथ देखें तो लास्ट 5 ईयर्स में 20% का CAGR दिया है, वहीं लास्ट 3 ईयर्स में 41% का और लास्ट 1 ईयर में -47% का। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें तो कंसिस्टेंट रही है 45 से 49% के बीच में। डेबिटर डेज अगर देखें तो कंपनी के डेबिटर डेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, मतलब पैसा वसूल नहीं कर पा रही ये अपने कंज्यूमर से। उसी वजह से कैश कन्वर्जन साइकिल भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आरओसीई की बात करें तो ये बहुत ही हेल्दी नंबर पे है, करंटली 63% पे। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट रेशियोज देखते हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 12,000 करोड़ का है, करेंटली 134 का प्राइस है। इसने अपना हाई बनाया था 304 रुपीज पे और लो करंट प्राइस है। स्टॉक का पीई 40 पे है, जो कि काफी हाई है। बुक वैल्यू 8.37 रुपीज है। फेस वैल्यू स्टॉक की 1 रुपीज है। क्विक रेशियो और करंट रेशियो दोनों ही बहुत हेल्दी हैं। कंपनी के पास भर भर के कैश है। ईवी बाय EBITDA अगर देखें तो ये भी काफी हाई वैल्यूएशन पे है, 28.9 पे। प्राइस टू सेल्स भी काफी हाई है, 28.8 पे। प्रॉफिट ग्रोथ 12.7% पे थी लास्ट ईयर।
इंट्रिंसिक वैल्यू अगर स्टॉक की देखें तो 72.3 रुपीस पे है। करंट मार्केट प्राइस फ्री कैश फ्लो के मल्टीपल में अगर देखें तो ये 30.5 टाइम्स पे स्टैंड करता है, जो कि अगेन बहुत हाई वैल्यूएशन पे है। 472 करोड़ रुपीस का वर्किंग कैपिटल है और इंडस्ट्री का पीई 27.1 है, जो कि स्टॉक के पीई से बहुत कम है। डेट की अगर बात करें तो कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है, सिर्फ 15.6 करोड़ रुपीस का डेट है। फ्री कैश फ्लो की अगर बात करें तो कंटिन्यूअसली बहुत तेजी से कंपनी ने फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो 69% का मैसिव नेट प्रॉफिट मार्जिन है। चलिए कंपनी की बैलेंस शीट पे एक नजर डालते हैं तो शेयर कैपिटल FY22 में 89 करोड़ रुपीस पे स्टैंड करता है। ये पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए थे 60 करोड़ रुपीस के। रिजर्व्स और सरप्लस भी देखें तो कंटिन्यूअसली बहुत तेजी से ये ग्रो हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। करंट लायबिलिटीज 953 करोड़ रुपीस पे है, जो कि काफी कम है करंट एसेट्स से। करंट एसेट्स 1473 करोड़ रुपीस पे स्टैंड करता है, जिसमें से 224 करोड़ रुपीस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, वहीं 1142 करोड़ रुपीस के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो ये पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़े से रिड्यूस हुए हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटीज कंपनी के ऊपर कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए कंपनी की क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट में एक नजर डालते हैं तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने पहली बार रेवेन्यू में फॉल देखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उससे पहले कंटिन्यूअसली रेवेन्यूज इंक्रीज हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन ये इंक्रीज बहुत ज्यादा नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी सेम कहानी देखने को मिलती है। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने बहुत बेकार रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फॉल हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ज्यादा फॉल हुआ है। चलिए अब एनुअल इनकम स्टेटमेंट भी देखते हैं कंपनी की। तो हमेशा से पिछले 10-11 सालों से कंटिन्यूअसली रेवेन्यूज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छे से इंक्रीज हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लास्ट 12 मंथ्स का अगर छोड़ दें तो हर साल बहुत अच्छे से इंक्रीज हुए हैं। सिर्फ 2015 और करंटली ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कम हुए हैं। सेम चीज देखने को मिलती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी। चलिए कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं और स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। तो FY22 में प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस 369 करोड़ रुपीस पे था, जिसमें पेएबल्स 606 करोड़ रुपीस पे है। मतलब अभी कंपनी को अपने क्रेडिटर्स को 606 करोड़ रुपीस पे करने हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। इस वजह से कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की अगर बात करें तो 473 करोड़ रुपीस कंपनी ने FY22 में इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें से 11 करोड़ रुपीस फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने पे खत्म हुए हैं और लगभग 500 करोड़ रुपीस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स परचेज किए हैं। चलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी कैश फ्लो देखते हैं तो ओवरऑल 136 करोड़ रुपीस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में खर्च हुए हैं, जिसमें से 2 करोड़ रुपीस शेयर्स इश्यू करने से आए हैं। वहीं पे 2 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट पे किया है कंपनी ने। 135 करोड़ रुपीस का डिविडेंड पे किया है और 2 करोड़ की फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं। ओवरऑल कैश फ्लो से 179 करोड़ रुपीस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्रीज हुआ है। चलिए कंपनी के फोरकास्ट पे एक नजर डालते हैं तो एनालिस्ट के हिसाब से नेक्स्ट 12 महीने में कंपनी का शेयर प्राइस मिनिमम 15.2% से गेन कर सकता है और मैक्सिमम 111.9% से गेन कर सकता है। FY22 तक EPS 5.2 रुपीस को टच कर सकता है। लास्ट 3 इयर्स में 2 बार कंपनी ने एस्टिमेटेड रेवेन्यू को बीट किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए अब IEX की मार्केट परफॉर्मेंस देखते हैं NSE पे। तो कंपनी का स्टॉक लिस्ट हुआ था 2017 में और 2017 से लेके लगभग 2020 तक शेयर प्राइस कहीं पे भी मूव नहीं किया। उसके बाद एक बहुत मैसिव रैली चली लगभग जनवरी 2022 तक, जहां पे शेयर प्राइस लगभग 320 रुपए के आसपास को टच किया। उसके बाद बहुत बड़ा फॉल आया और 55% से शेयर प्राइस फॉल हुआ और करंटली 134 रुपीस पे ये ट्रेड कर रहा है। चलिए अब IEX की शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नजर डालते हैं। नोट करिएगा IEX की कोई भी प्रमोटर होल्डिंग नहीं है और सारे ही शेयर्स FIIs, DIIs या फिर पब्लिक होल्ड करती है। करंटली FIIs 20.77% शेयर्स होल्ड करते हैं, वहीं एक टाइम पे ये लगभग 37.74% होल्ड करते थे एक साल पहले। उसके बाद से कंटिन्यूअसली एक बहुत तेजी से इन लोगों ने सेलिंग स्टार्ट की और अभी सिर्फ 20.77% शेयर्स होल्ड करते हैं। 17% का शेयर होल्डिंग रिड्यूस हुई है, जिस वजह से क्लियरली मार्केट में एक पैनिक है और शेयर प्राइस भी कंटिन्यूअसली फॉल हुए हैं। DIIs के पास 21.65% की शेयर होल्डिंग है और पब्लिक का इसमें बहुत एक्टिव कंट्रीब्यूशन है 57.28% पे। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं कुछ बड़े इन्वेस्टर्स जो कि IEX में इन्वेस्टेड हैं, जैसे मिराई, पराग परेख, दालमिया पावर्स, LIC, ICICI और भी बहुत सारे। चलिए कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये मेरी रिसर्च पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। IEX एक क्लासिक एग्जाम्पल है मोनोपोली बिजनेस का, जिसकी मोनोपोली HPX के आने के बाद थोड़ी खतरे में आई है, जो क्लियरली कंपनी के मार्केट डोमिनेंस और रेवेन्यूज में दिख रहा है। लेकिन पिक्चर सिर्फ इतनी नहीं है। IEX के पास 15 सालों का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है
और अभी भी मार्केट लीडर है। बहुत हाई टेक टेक्नोलॉजीज यूज करती है और कंटिन्यूसली उनको अपग्रेड कर रही है। पावर एक्सचेंजेस में सबसे बड़ा खतरा होता है साइबर अटैक्स का। एक साइबर अटैक और पूरी कंट्री को घुटने पे ला सकती है। पावर एक्सचेंजेस एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड मार्केट है और इसका बॉस अभी भी आईईएक्स ही है। आईईएक्स के पास गैस एक्सचेंज भी है और फ्यूचर में कोल और कार्बन एक्सचेंज भी आ जाएगा। डेफिनेटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म में प्रॉब्लम्स हैं और मार्केट शेयर भी और गिरेगा, लेकिन पावर इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और इंडिया में इतनी ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ इजीली 2-3 बड़े प्लेयर्स सरवाइव कर सकते हैं। बट सिर्फ एक क्वार्टर में कंपनी का रफली 10% मार्केट शेयर छीनना बहुत बड़ी बात है और ऑब्वियसली एफआईआईज को ये पता था और उन्होंने आईईएक्स को भर भर के बेचा। FY22 तक कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छे थे और अभी भी कंपनी पे कोई डेट नहीं है और फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। कंपनी के बिजनेस ग्रोथ, वैल्यूएशन, पास्ट और फ्यूचर आउटलुक को देख के मैं इसे 7 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। बट एटलीस्ट 2 कंटिन्यूस क्वार्टर्स में ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे टॉप लाइन और बॉटम लाइन इंक्रीज होनी चाहिए। कमेंट्स में जरूर बताइए आपको क्या लगता है आईईएक्स के बारे में और क्या आप इसमें इन्वेस्टेड हैं और किस प्राइस पे आपने इसे बाय किया था। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।